नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल देख रहे हैं और इससे पहले हमने उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में कटुरी राजवंश तक देखा है और कटुरी राजवंश में अंतिम जो शासक था ब्रह्मदेव, वहाँ तक हमने देखा है। और ब्रह्मदेव के बाद दोस्तों कुमाऊँ में चंद राजवंश आया और चंद राजवंश की स्थापना की सोमचंद ने। और जानेंगे दोस्तों चंद राजवंश में जो है कैसे दोस्तों कुमाऊँ में आगमन हुआ सोमचंद का, और सोमचंद ने कुमाऊँ में आगमन जो है उसका किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, और इतिहासकारों का अपना जो है अलग अलग मत है, सभी जानेंगे। और चंद राजवंश के बारे में जानेंगे मेनली, और साथ ही साथ चंद राजवंश में कितने राजाओं ने शासन किया, ठीक है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और किसने क्या प्रमुख कार्य किए उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद राजवंश दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कटुरी राजवंश। कटुरी राजवंश के अंतिम शासक थे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव के बाद जो है दोस्तों सोमचंद आए और सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की। तो देखिए चंद वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? सोमचंद, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार दोस्तों सोमचंद को मानते हैं और कुछ इतिहासकार थोहर चंद को जो है चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, ठीक है। आपको इसी क्रम में भी पूछा जा सकता है कभी कि दोस्तों एटकिंसन के अनुसार चंद राजवंश का या चंद वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? तो एटकिंसन मानते हैं सोमचंद को, बद्रीदत्त पांडे मानते हैं सोमचंद को। ऐसे याद रखें इनको, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सोमचंद, ठीक है। चल, कुमाऊं में कटुरी शासन के बाद सोमचंद के द्वारा 1020 से लेके 1025 के मध्य चंद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं में कटुरी शासन के बाद सोमचंद ने दोस्तों चंद वंश की स्थापना कब की? 1020 से लेके 1025 ईस्वी के मध्य की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों कि सोमचंद कुमाऊं आगमन के संबंध में, यानी कि सोमचंद कुमाऊं कब आया, इस संदर्भ में दोस्तों इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसमें हम बात करेंगे एटकिंसन कब मानते हैं। तो एटकिंसन के अनुसार दोस्तों 953 यानी कि 953 ईस्वी के आसपास मानते हैं एटकिंसन सोमचंद यहाँ आया कुमाऊं। उसके बाद दूसरा बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बद्रीदत्त पांडे मानते हैं 700 ईस्वी के आसपास मानते हैं सोमचंद का कुमाऊं आगमन। उसी क्रम में आगे अजय रावत के अनुसार दोस्तों 1018 से लेके 1027 के आसपास जो है ये सोमचंद का आगमन मानते हैं कुमाऊं। तो ये अलग अलग मत हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आपने जो है इसी प्रकार याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद का कुमाऊं आगमन तो 700 ईस्वी के आसपास, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नोट देखिए, हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसिस हैमिल्टन, ये तीन नाम याद रखें। इनके अनुसार दोस्तों चंद राजवंश या चंद वंश का संस्थापक ये किसे मानते हैं? थोहर चंद को मानते हैं, तो याद रखेंगे। इसी क्रम में मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि सोमचंद को जो है कौन मानते हैं संस्थापक? एटकिंसन मानते हैं, बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। और उसी क्रम में हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसिस हैमिल्टन जो है थोहर चंद को संस्थापक मानते हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है आपको, हर्षदेव जोशी के अनुसार, डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार पूछा जा सकता है चंद राजवंश का संस्थापक, फ्रांसिस हैमिल्टन के अनुसार पूछा जा सकता है तो थोहर चंद, ठीक है। ये तीन नाम याद रखें, हर्ष, डब्ल्यू, फ्रांसिस, और वहां से आपका एटकिंसन और बद्रीदत्त, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों सोमचंद का कुमाऊं में आगमन किस प्रकार से हुआ, यानी कि सोमचंद दोस्तों कुमाऊं कैसे आया, किस प्रकार से आया, और इतिहासकारों का क्या मत है, इन पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कटुरी शासक ब्रह्मदेव के कुछ प्रतिनिधि जो हैं दोस्तों कन्नौज जाकर कन्नौज शासक के भाई सोमचंद को वह कुमाऊं लेकर आए। तो पहला फैक्ट है दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि कटुरी जो शासक था ब्रह्मदेव, उसके कुछ प्रतिनिधि जो हैं कन्नौज गए और कन्नौज के शासक के भाई सोमनाथ को वह कुमाऊं लेकर आए, ठीक है, पहला मत। दूसरा, कुछ मानते हैं कि सोमचंद दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर
चमोली में है जो, उसके दर्शन करने आए और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा से उसका विवाह कराया और उसे चंपावत दहेज के रूप में भेंट किया। तो कुछ लोग ये मानते हैं दोस्तों कि जो सोमचंद है, सोमचंद बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए आया। बद्रीनाथ मंदिर आप सभी जानते हैं चमोली में है। तो दर्शन करने आए और ब्रह्मदेव ने क्या किया, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा से जो है विवाह करा दिया और उसे जो है यानी कि सोमचंद को जो है चंपावत दहेज के रूप में भेंट किया। कुछ लोग ये मानते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कुछ इतिहासकार दोस्तों सोमचंद का जो मूल निवास है वो कहाँ मानते हैं, झूसी मानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कुछ इतिहासकार दोस्तों सोमचंद का मूल निवास झूसी मानते हैं। झूसी आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ का मानते हैं। तो ये दोस्तों इतिहासकारों के मत है, इनको आप ऐसे ही याद रखें। और उसी के साथ साथ एक फैक्ट और है दोस्तों कि चंद वंश के राजाओं की जाति क्या थी। अगर आपको पूछा जाता है तो ये पूछा भी जा सकता है, चंद राजाओं की क्या जाति थी। तो चंद राजा दोस्तों मैंने आपको बताया था ये राजपूत वंश थे, ठीक है। तो ये इनकी जाति क्या थी, तो जाति थी इनकी प्रतिहार, ठीक है। तो इनकी जाति प्रतिहार किसने कहा है, ये है डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार, ठीक है। और डॉक्टर त्रिपाठी ने दोस्तों चंद राजाओं की जो जाति है वो प्रतिहार बताई है और यही दोस्तों सर्वमान्य मत है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, सर्वमान्य मत है, प्रतिहार जो है चंद वंश के राजाओं की जाति थी, आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं फैक्ट। और मैंने सारा दोस्तों चंद राजवंश में अभी आपको आगे कराऊंगा। मैंने सभी आपको जो है एग्जाम बेस्ड जो है रखा है, सभी परीक्षा के लिए जो है उपयोगी रहेगा। क्योंकि दोस्तों इतिहास है, आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़ते हैं, तो इतिहास में दोस्तों बहुत सारा मैटर होता है, तो उसको जो है आप डिटेल में बता पाना जो है दोस्तों असंभव है। इसलिए जो है जितने फैक्ट बनते हैं टॉपिक से वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए चंद्रवंश के राजाओं की जाति की बात कर रहे थे, तो प्रतिहार जो है डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार, और यही दोस्तों सर्वमान्य मत है। आगे दोस्तों यहाँ पर चंद्रवंश से संबंधित कुछ फैक्ट रखे हैं, इनको आप जो है ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका ये हर जो है आपका फैक्ट क्वेश्चन की तरह जो है आपको पूछा जा सकता है। चंद्रवंश की बात करें दोस्तों, चंद्रवंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक अभी मैंने बताया आपको, संस्थापक हैं सोमचंद। और सोमचंद को संस्थापक कौन मानते हैं, एटकिंसन मानते हैं, बद्रीदत्त पांडे मानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और सोमचंद ने दोस्तों राजबुंगा किला बनाया था, यानी कि राजबुंगा किला बनाया था, ठीक है, इसका निर्माण किया था। आपको पूछा जा सकता है राजबुंगा किला कहाँ है, तो ये है आपका चंपावत में। और सोमचंद की बात करें दोस्तों तो सोमचंद जो है शिव का उपासक था, यानी कि शिव को मानने वाला था। बात करें चंद्रवंश की राजधानी की दोस्तों, चंद्रवंश की राजधानी थी चंपावत, याद रखेंगे राजधानी। और साथ ही साथ दोस्तों जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश में प्रशासनिक भाषा क्या थी, यानी कि प्रशासन कैसे चलता था चंद्रवंश में, प्रशासनिक भाषा क्या थी, आपको पूछा जा सकता है। कुमाऊनी जो है प्रशासनिक भाषा थी चंद्रवंश में। दूसरा फैक्ट, चंद्रवंश की ग्रीष्मकालीन की चंद्रवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। अब चंद्रवंश की राजधानी तो चंपावत थी, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी चंद्रवंश की, बिनसर थी, यानी कि अल्मोड़ा जनपद में थी इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। तभी बाद में दोस्तों आपको पता है चंद्रवंश की बाद में राजधानी फिर कहाँ आ गई थी, यानी कि बाद में फिर अल्मोड़ा जो है चंद्रवंश की राजधानी हो गई थी। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट, चंद्रवंश में जो राज चिन्ह है चंद्रवंश का, पूछा जा सकता है चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या है, तो गाय है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों चंद राजवंश एक राजपूत वंश है और चंद्रवंश की कुल देवी माना जाता है नंदा देवी को, याद रखेंगे इसको। कुल देवी किसको माना जाता है चंद्रवंश की, नंदा देवी को। तो इतने फैक्ट आपने याद रखने हैं चंद्रवंश से। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ आपके दो फैक्ट सोमचंद्र से संबंधित यहाँ पर आपके मेंशन किए हैं, इनको भी आप साथ ही साथ देख लें। देखिए सोमचंद ने दोस्तों 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी। तो 4 किलेदार कौन कौन से थे, 4 किलेदार थे आपके कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बना है,
ठीक है, कि सोमचंद्र के जो 4 किलेदार थे, आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सोमचंद के 4 किलेदारों में निम्न में कौन नहीं है। तो आपको पता होना है दोस्तों कि चंद राजवंश में सोमचंद आपका जो संस्थापक है, उसने 4 किलेदारों की नियुक्ति की, जिसमें कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये चारों आप नाम याद रखेंगे, जिन्हें चराल या चाराल भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और दूसरा फैक्ट है कि सोमचंद का विवाह, ठीक है, तो सोमचंद का विवाह दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से जो है सोमचंद का विवाह हुआ। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये सारे फैक्ट जो है दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे चलते दोस्तों। देखिए दोस्तों, चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी के स्रोत, यानी कि हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो चंद्रवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कुछ पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से, लेखों से, ठीक है। तो कौन कौन से स्रोत हैं इनको देखते हैं। आपको इसी प्रकार इनको याद रखना है, क्योंकि हम इनमें अंदर जाएंगे तो इन स्रोतों के, तो काफ़ी आपका जो है लंबी वीडियोज हो जाएगी। तो देखिए स्रोतों की बात करें तो स्रोत क्या क्या थे, ठीक है। तो स्रोत देखिए, चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी के स्रोतों की बात करें तो पहला है बालेश्वर मंदिर से प्राप्त क्रांचल देव का लेख। तो क्रांचल देव के लेख से दोस्तों चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार बास्ते ताम्रपत्र, किसका है बास्ते ताम्रपत्र? आनंदपाल का है, जो पिथौरागढ़ में है। तो इससे भी जानकारी मिलती है चंद्रवंश के बारे में। उसी प्रकार गड्यूरा ताम्रपत्र चंपावत, इससे भी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार विजयचंद का पाभे ताम्रपत्र, तो पाभे ताम्रपत्र से भी चंद्रवंश की जानकारी मिलती है। आपको पूछा जा सकता है निम्न में से किस से जो है चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद अगला है मझेड़ा ताम्रपत्र, आपने पढ़ा होगा मझेड़ा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ का, ठीक है। इससे भी जो है चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो मझेड़ा ताम्रपत्र है दोस्तों ये है विजय बम का। उसी प्रकार मोनाकोट ताम्रपत्र है पिथौरागढ़ का, इससे भी जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। तो चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी के स्रोत आपको याद रखने हैं, चाहे वो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त कांचल देव का लेख हो, बास्ते ताम्रपत्र हो, गडूरा ताम्रपत्र हो, विजयचंद्र का पाभे ताम्रपत्र हो, मझेड़ा ताम्रपत्र हो और मुनाकोट ताम्रपत्र हो। तो ये सब याद रखेंगे, ये चंद्रवंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं चंद्रवंश में राजा कितने हुए। तो चंद्रवंश में दोस्तों 61 राजा हुए, यानी कि 61 राजा हुए चंद्रवंश में, 61। तो इन 61 राजाओं के नाम आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहला कौन था। तो पहला था आपका संस्थापक सोमचंद, और लास्ट यानी कि अंतिम जो चंद्र राजा था वो कौन था, आप सभी ने पढ़ा होगा। अंत चंद्र राजा कौन था? महेंद्र चंद, ठीक है, महेंद्र चंद। तो ये पूछे जाते हैं कई बार कि चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था, और चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था, प्रथम राजा कौन था, संस्थापक कौन था, किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, आपको 61 याद नहीं करने, आपको पता होना चाहिए कि चंद राजवंश में कितने राजाओं ने शासन किया। तो 61 ने किया, तो इनको आपने नाम याद नहीं करने, आप एक बार इनको देख लो, ठीक है। सोमचंद्र, आत्मचंद्र, पूर्णचंद्र, ठीक है, इंद्रचंद, संसार चंद्र, सुधाचंद, हरिचंद्र, वीणाचंद्र, वीरचंद्र, रूपचंद, लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, कर्मचंद, कल्याणचंद, निर्भयचंद, इसी क्रम में देखिए अब 54 हो गए। 54 के बाद आगे आपका दीपचंद्र, मोहनचंद, प्रद्युम्न शाह, मोहनचंद द्वितीय, शिवचंद, महेंद्र चंद, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 60 हो रहे हैं, तो आपके 61 नंबर में आपके महेंद्र चंद। आपने नंबर याद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका 36 सॉरी 36 आपका 2 बार यहाँ पर लिखा गया है,
ठीक है। तो ये आप जो नंबर से कुछ नहीं करना है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है। तो लास्ट कौन था? लास्ट था आपका महेंद्र चंद। ठीक है, ये याद रखेंगे, पहला सोमचंद। चलिए अब जानते हैं दोस्तों, इसमें आपके जो महत्वपूर्ण जो राजा हुए और उनके कार्य देखेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, प्रमुख राजा और उनके कार्यों से। तो यहाँ से हम जानेंगे 61 की बात तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 61 का प्रमाण भी नहीं है सभी के। तो जिनके हैं उनके हम बात करेंगे। तो पहला नाम आता है दोस्तों संस्थापक सोमचंद का। तो प्रमुख राजा व उनके कार्यों में बात करें तो पहला नाम आता है सोमचंद का। ठीक है। सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था, मैं आपको बता चुका हूं पहले। और सोमचंद दोस्तों शिव का उपासक था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, शिव का उपासक था सोमचंद। और सोमचंद को जो है संस्थापक किस किसने माना है, मैंने भी आपको बताया था। एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे ने जो है इनको संस्थापक माना है चंद्रवंश का। देखिए कुमाऊं के चंद राजा कन्नौज के शासक चंद्रपाल भौर के वंशज थे इलियट के अनुसार। तो दोस्तों सोमचंद को दोस्तों कन्नौज के शासक चंद्रपाल भौर के वंशज माना है इलियट ने। ठीक है। दूसरा देखिए द्वाराहाट से गुर्जर देव मंदिर आपको पूछा जा सकता है। गुर्जर देव मंदिर कहाँ है? तो ये द्वाराहाट में है, अल्मोड़ा में। यहाँ से दोस्तों प्राप्ति यहाँ पर सिद्ध करती है कि चंद राजा जो हैं कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के वंशज थे। ठीक है। तो इस मंदिर से हमें प्रमाण मिलता है कि दोस्तों ये जो आपके जो चंद राजा थे ये कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के वंशज थे। तो ये कहाँ से पता चलता है? गुर्जर देव मंदिर से। कहाँ है गुर्जर देव मंदिर? ये है द्वाराहाट में। इसको ऐसे भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया, जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध है। और 1563 में 1563 में चंदू की राजधानी बना रहा। यानी कि 1563 तक जो है दोस्तों ये चंद राजवंश की राजधानी बना रहा। तो याद रखना है राजबुंगा का किला किसने बनाया, आपको पूछा जा सकता है। तो राजबुंगा का किला किसने बनाया? सोमचंद ने। ठीक है। राजबुंगा का किला कहाँ है? तो ये चंपावत में है। ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और यही दोस्तों राजबुंगा किला आज जो है चंपावत नगर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ दोस्तों जो चंपावत है, ये चंपावत दोस्तों 1563 तक चंदू की राजधानी बना रहा। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। ठीक है। ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला शासक या राजा कौन था, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद राजा है, चंद वंश का राजा कौन था? तो वो था सोमचंद। तो चौथानी ब्राह्मण कौन थे? इसमें तिवारी, पांडे, बिस्ट और देवलिया पांडे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। तो तिवारी, पांडे, बिस्ट और देवलिया पांडे। तो ये चार जो है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला राजा कौन था? सोमचंद। ठीक है। इस क्रम में इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद चार किलेदार मैंने ऊपर बताए थे आपको कि चार किलेदारों की नियुक्ति की थी सोमचंद ने। कौन कौन से थे चार किलेदार? उसमें पहला नाम आता है कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये चार दोस्तों किलेदार नियुक्त किए थे सोमचंद ने। और इनका वीर सेनापति था कालू तड़ागी। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों प्रीवियस ईयर में कि कालू तड़ागी कौन था। ठीक है। तो कालू तड़ागी सोमचंद का वीर सेनापति था, याद रखेंगे इसको। और चारालों की नियुक्ति की, इनको चाराल भी कहते हैं। ठीक है। चारालों की नियुक्ति इनकी कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने। उसके साथ ही साथ दोस्तों बात करें चंपावत में पंचायती सरकार की स्थापना। तो आपको ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि कुमाऊं में पंचायती सरकार की स्थापना किसने की? ठीक है। तो कुमाऊं में पंचायती राज या पंचायती सरकार की जो है स्थापना किसने की? तो पंचायती सरकार की स्थापना सोमचंद ने की। ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा आपको, इसलिए इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी कि सोमचंद ने कुछ राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। आपको पूछा जा सकता है जैसे श्याणा, आपने पढ़ा होगा श्याणा, बूढ़ा, कमीण। ये क्या है? ये राजस्व अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति किसने की? सोमचंद ने की। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि श्याणा नामक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति किसने की?
किस चंद राजा ने की, किस चंद्रवंश के किस राजा ने की, तो आपका आंसर रहेगा सोमचंद। तो इनको ऐसे भी याद रखेंगे, सियाणा, बूढ़ा और कमीर, ये तीनों जो है राजस्व अधिकारी थे सोमचंद के, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, चंपावत में खस राजाओं को पराजित किया सोमचंद ने, और साथ ही साथ सोमचंद के बाद उसका पुत्र जो है दोस्तों आत्मचंद जो है गद्दी पर बैठा, ठीक है। आत्मचंद को स्टार्ट करने से पहले आप सोमचंद से संबंधित जितने फैक्ट हैं इनको याद कर लें। और कुमाऊं में माना जाता है दोस्तों कि कुमाऊं में ऐपण कला, तो आप सभी जानते हैं ऐपण कला की शुरुआत किसने की है, किसने की थी, तो ये की थी सोमचंद ने, ठीक है, किसने की थी, सोमचंद ने। तो उसको ऐसे भी याद रखेंगे, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसने की, सोमचंद ने की। और सियाणा, बूढ़ा, कमीण जो है राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति किसने की, सोमचंद ने की। साथ ही साथ कुमाऊं में पंचायती सरकार की स्थापना किसने की, तो सोमचंद की। और कालू तड़ागी कौन था, कालू तड़ागी वीर सेनापति था सोमचंद का। और साथ ही साथ दोस्तों सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, जिनमें तिवारी, पांडे, बिष्ट और देवलिया पांडे आते हैं। ये सब याद रखेंगे आप दोस्तों, ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। आगे बात करें, सोमचंद के बाद उनका पुत्र दोस्तों गद्दी पर बैठा, उनका पुत्र कौन था, आत्मचंद, ठीक है। तो आत्मचंद गद्दी पर बैठा दोस्तों, इसका विवरण हमें कुछ मिलता नहीं है आत्मचंद का। तो आत्मचंद के बाद दोस्तों नाम आता है पूर्णचंद का, ठीक है। तो अगला जो राजा हुआ वो कौन हुआ, पूर्णचंद हुआ दोस्तों। पूर्णचंद को माना जाता है, पूर्णचंद जो है शिकार खेलने का शौकीन था। आपको पूछा जा सकता है कौन सा चंद शासक शिकार खेलने का शौकीन था, तो वो था आपका पूर्णचंद। और पूर्णचंद को माना जाता है दोस्तों कि पूर्णचंद जब अंतिम समय था, तो अंतिम समय में पूर्णचंद दोस्तों माँ पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गए थे, ठीक है। माँ पूर्णागिरी यानी कि चंपावत में जो है माँ पूर्णागिरी की सेवा में ये जो है लीन हो गए थे पूर्णचंद, ठीक है, याद रखेंगे ये दो फैक्ट पूर्णचंद से। इसी क्रम में दोस्तों पूर्णचंद के बाद आगे बात करेंगे हम इंद्रचंद। तो अगला जो राजा आता है वो है दोस्तों आपका इंद्रचंद। तो इंद्रचंद से संबंधित आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो इंद्रचंद दोस्तों रेशम के कारखाने चंपावत में खोले। आपको पूछा जा सकता है कि चंपावत में रेशम के कारखाने किस चंद शासक ने खुलवाए, ठीक है, किसी भी क्रम में पूछा जा सकता है। तो रेशम के कारखाने चंपावत में स्थापित किए, किसने किए, इंद्रचंद ने। और साथ ही साथ इंद्रचंद ने दोस्तों नेपाल व चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। किस चंद राजा ने चीन व नेपाल के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, इंद्रचंद। उसी के क्रम में आगे देखेंगे पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया। यह रेशम से संबंधित था ये प्रथा। तो पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया, आपको पूछा जा सकता है किस चंद्रवंश के शासक ने पटरंग प्रथा का प्रचलन किया। तो पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया, इंद्रचंद ने किया। और ये पटरंग प्रथा दोस्तों रेशम से संबंधित थी, ठीक है। उसी क्रम में देखिए इंद्रचंद के बाद, तो इंद्रचंद के बाद दोस्तों संसार चंद आया। कौन आया, संसार चंद। तो इंद्रचंद से आपने ये फैक्ट याद रखने, आपको पूछा जा सकता है रेशम के कारखाने चंपावत में किसने खोले, किस चंद वंश के राजा ने खोले, तो इंद्रचंद ने खोले। नेपाल और चीन से व्यापारिक संबंध जो है किस चंद वंश के शासक ने स्थापित किए, तो इंद्रचंद ने किए। और पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया, इंद्रचंद ने किया। तो इस सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इनको सभी आप जो है याद करते हुए चलें। तो इंद्रचंद के बाद कौन आया, इंद्रचंद के बाद शासक आया या राजा आया, संसार चंद, ठीक है। संसार चंद दोस्तों इसका माना जाता है इसका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। यानी कि चंद वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर बात करें तो इसका जो है बड़ा साम्राज्य था संसार चंद का। ये सारे फैक्ट दोस्तों हर राजा से जो फैक्ट आ रहे हैं उनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलें। तो संसार चंद सबसे बड़ा साम्राज्य था इसका चंद्रवंश में। और उसके बाद जो है संसार चंद के बाद कौन राजा बना, सुधा चंद। और सुधा चंद के बाद हमीर चंद,
ठीक है, तो इसी क्रम में याद रखेंगे इंद्रचंद, उसके बाद इंद्रचंद के बाद फिर संसार चंद, सुधा चंद, उसके बाद हमीर चंद। दोस्तों संसार चंद हो गया, सुधा चंद और हमीर चंद जो है, इन तीनों को धार्मिक किस्म के पुरुष थे ये तीनों, ये आप याद रखेंगे, संसार चंद, सुधा चंद और हमीर चंद। ठीक है, और संसार चंद का जो साम्राज्य था वो बड़ा था, मैं आपको बता चुका हूं, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो हमीर चंद के बाद दोस्तों नाम आता है वीणा चंद का। ठीक है, तो हमीर चंद के बाद वीणा चंद गद्दी पर बैठे और इनको उदासीन राजा माना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि चंद वंश का कौन सा राजा था जो उदासीन था, तो वो था आपका वीणा चंद। ठीक है, ठीक है, तो वीणा चंद दोस्तों हमीर चंद के बाद राजा बने वीणा चंद और इनको उदासीन राजा माना जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ 1869 ईस्वी में, याद रखें 1869 में, 1869 ईस्वी में जो है दोस्तों वीणा चंद की निसंतान मृत्यु हो गई। ठीक है, और चंद वंश दोस्तों कमजोर हो गया। और चंद वंश इस समय कमजोर हो गया कब, जब जो है वीणा चंद की मृत्यु हुई। कब हुई, 1869 ईस्वी में वीणा चंद की मृत्यु हुई। और इसी में दोस्तों, इसी क्रम में चंद वंश बहुत कमजोर हो गया और इसी के बाद जो है, इसी समय खस राजाओं ने जो है कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। चलिए, तो 1869 से लेके आपका 1065 यानी कि 1065 ईस्वी तक खस राजाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। तो देखिए चंद राजवंश कमजोर हो गया था वीणा चंद के बाद। तो आपको पूछा जा सकता है खस जब राजाओं का कुमाऊं पर अधिकार हुआ तो उस समय किसका शासन था। ठीक है, तो वीणा चंद तो जो था मर चुका था। ठीक है, तो वीणा चंद के बाद जो है कौन आए, खस राजा आए और उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। और 196 यानी कि 196 वर्षों तक चंदवंश अंधकार युग रहा चंदवंश का। तो याद रखें चंदवंश का अंधकार युग जो है माना जाता है। ठीक है, 196 वर्षों तक जो है चंदवंश अंधकार में रहा और खस राजाओं ने अपना अधिकार कर लिया कुमाऊं में। तो देखिए 1065 ईस्वी में चंदवंश को संसार चंद के संबंधी वीर चंद्र ने खस राजा सोमपाल का वध करके चंदवंश की पुनः स्थापना की। तो यहाँ पर बीच में दोस्तों चंदवंश के बीच में जो है आपका खस राजाओं ने क्या किया, खस राजाओं ने वीणा चंद की मृत्यु के बाद खस राजाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और 196 वर्षों तक जो है उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार जमाई रखा। और उसके बाद दोस्तों 1065 ईस्वी में चंदवंश के संसार चंद के जो संबंधी थे वीरचंद, तो वीरचंद ने दोस्तों खस राजा सोमपाल का वध करके चंदवंश की पुनर्स्थापना की। आपको पूछा जा सकता है कि खस राजा सोमपाल का वध किस चंद शासक ने किया, तो वो आपका वीरचंद। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो देखिए वीरचंद ने दोस्तों खस राजा सोमपाल का वध करके जो है पुनः चंदवंश की स्थापना की। यानी कि 196 वर्षों के बाद जो है फिर पुनः जो है आपका चंदवंश का फिर जो है स्टार्ट हो गया शासन। उसके बाद देखिए वीरचंद के बाद आगे बात करें तो आगे वीरचंद के बाद नाम आता है नानकी चंद का। ठीक है, तो वीरचंद के बाद नानकी चंद आए। तो नानकी चंद जो है दोस्तों, नानकी चंद के समय आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाली राजा जो पश्चिमी नेपाली राजा अशोक चल था, अशोक चल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो आपको पूछा जा सकता है कि जब अशोक चल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय किस चंद शासक का शासन था या किस चंद वंश के राजा का शासन था, तो आपका आंसर रहेगा नानकी चंद। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो नानकी चंद के समय दोस्तों अशोक चल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कब किया, 1191 ईस्वी में। तो अशोक चल ने कब आक्रमण किया, 1191 ईस्वी में। ये भी साथ ही मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप याद रखें। तो देखिए अशोक चल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, उसमें चंदवंश का राजा कौन था, नानकी चंद था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद नाम आता है दोस्तों भीष्मचंद का। तो भीष्मचंद नानकी चंद के बाद भीष्मचंद
चंदवंश या चंद राजवंश की गद्दी पर बैठे और नेपाल के राजा क्रांचल देव ने कत्यूरी साम्राज्य पर आक्रमण किया और कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। तो आपको पूछा जा सकता है कि क्रांचल देव ने जब आक्रमण किया था उस समय चंद वंश का शासक कौन था? तो भीष्मचंद था। यानी कि उस समय दोस्तों चंद वंश भी था और कत्यूरी वंश जो है आपका जो है लास्ट स्थिति में था, कत्यूरी राजवंश, ठीक है। और जो चंद वंश था वो थोड़ा मजबूत हो रहा था। तो उस समय दोस्तों क्रांचल देव ने क्या किया? आक्रमण किया कत्यूरी साम्राज्य पर। पूछा जाता है कई बार कि क्रांचल देव ने कत्यूरी साम्राज्य पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया ये याद रखेंगे। 1223 ईस्वी में आक्रमण किया क्रांचल देव ने कत्यूरी साम्राज्य पर। तो उस समय चंद वंश का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बनता है। तो भीष्मचंद था। ये फैक्ट याद रखेंगे। और ऊपर मैंने इससे पहले आपको ऊपर बताया था कि जो नेपाली राजा था अशोकचल, उसने आक्रमण किया कुमाऊं पर। उस समय कौन था चंदवंश का शासक? तो वो था नानकी चंद। ये दोनों फैक्ट आपको बहुत याद रखने दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। भीष्मचंद दोस्तों बात करें भीष्मचंद की, तो भीष्मचंद दोस्तों चंदवंश इस समय जो है जब भीष्मचंद का शासन था उस समय चंदवंश क्या हो गया था? काफ़ी कमज़ोर हो गया था दोस्तों, और चंपावत के कुछ भागों तक ही जो है चंदवंश का शासन था, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि कब जो है दोस्तों, यानी कि वीणा चंद के बाद जो है दोस्तों वीणा चंद की मृत्यु हो गई थी 1869 ईस्वी में। तो उसी समय दोस्तों चंदवंश जो है बहुत कमज़ोर हो गया था। तो कमज़ोर होने की स्थिति में जो है, जब कमज़ोर देखा तो खस राजाओं ने आक्रमण कर दिया कुमाऊं में, और 196 वर्षों तक जो है फिर जो है कुमाऊं में खस राजाओं का शासन रहा। और जो आपका खस राजा थे, इन्होंने 196 वर्षों तक जो है अपना शासन किया। और उसके बाद पुनः दोस्तों 1065 ईस्वी में चंदवंश के शासक रहे हैं वीरचंद। तो वीरचंद ने खस राजा सोमपाल का वध करके जो है पुनः जो है चंदवंश की स्थापना की। और वीरचंद के बाद शासक आए नानकी चंद। मैंने अभी बताया आपको, अशोक चल ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो उस समय जो शासक थे वो थे नानकी चंद। नानकी चंद के बाद भीष्मचंद आते हैं। भीष्मचंद दोस्तों इनके समय में जो है क्रांचल देव ने जो है कत्यूरी साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो आपको पूछा जाता है कई बार, तो उसको ऐसे याद रखेंगे आप। और भीष्मचंद के शासनकाल में दोस्तों आपका चंदवंश जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था, और इसका जो क्षेत्र था उस समय, यानी कि इसके कुछ ही भूभागों पर जो है इसका अधिकार था चंपावत के। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ये सभी दोस्तों सारे फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखिए भीष्मचंद के बाद नाम आता है थोहर चंद का। अभी हमने ऊपर जहाँ पर बात की थी कि थोहर चंद को कौन कौन से इतिहासकार थोहर चंद को संस्थापक मानते हैं चंद राजवंश का, मैंने ऊपर बताया था आपको। और कोई कोई जो है इतिहासकार वास्तविक संस्थापक जो है थोहर चंद को ही मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम दोस्तों थोहर चंद से आगे को चलेंगे। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।